देश की राजनीति में सियासी गर्मागर्मी बनी हुई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में आज सबकी नजरें राज्यसभा चुनाव पर टिकी हैं। कहने को तो ये उच्च सदन के लिए प्रतिनिधियों का चयन है, लेकिन असल में ये संख्या बल, रणनीतिक घेराबंदी और कौन सही मायनों में किसके साथ है, इसकी एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। जहां खास करके बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की खाली सीटों ने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए आज 11 बजे से मतदान होगा और शाम को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि आखिर किसने बाजी मारी। ऐसे में 37 सीटों में से हुए चुनाव में 26 नेता निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें शरद पवार, रामदास उठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, थम्बी दुरई, विनोद तावड़े और बाबुल सुप्रियो जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन तीन राज्यों बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, साथ ही बीजेपी के नितिन नवीन और शिवम कुमार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन पांचवी सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के एडी सिंह के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसका फैसला केवल मतदान से ही हो पाएगा और तभी पता चल जाएगा कि आखिर पांचवी सीट पर कौन काबिज होगा। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि महागठबंधन, जिसके पास अभी 35 विधायक हैं, उनको जीत हासिल करने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों ने वहीं तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। वहीं साथ ही बीएसपी विधायक भी आरजेडी उम्मीदवार को वोट दे सकता है, अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। वहीं उधर राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने यह भी दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी 41 विधायक एकजुट हैं और वे राजद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का संकल्प ले चुके हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए के पास आवश्यक वोट होने के बावजूद पांचवें उम्मीदवार को मैदान में उतारना आश्चर्यजनक है। उनका ये आरोप है कि एनडीए को खरीद फरोख्त के जरिए अतिरिक्त समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली, इसी कारणवश वो ये सब कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में राज्यसभा चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है और भाजपा का ये रुख लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ माना जा रहा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने यह दावा किया है कि उनके उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी। जीतने के लिए कुशवाहा को महागठबंधन से कम 3 विधायकों के वोट चाहिए होंगे। 147 की आवश्यकता होगी। हालांकि ये अनुमान लगाना अब मुश्किल है कि कौन उन्हें समर्थन दे सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका खेमा कांग्रेस के 6 विधायकों और बीएसपी के एकमात्र विधायक पर नजर गड़ाए हुए है। उन्हें उन लोगों से उम्मीद है कि उनमें से कुछ तो उनको वोट दे सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में एनडीए के पास कुल अब 202 विधायक हैं। ऐसे में 4 सीटें जीतने के लिए जरूरी 164 वोट आसानी से पूरे हो रहे हैं। इसीलिए इन 4 उम्मीदवारों की राह लगभग साफ मानी जा रही है, जिनके मैंने नाम शुरुआत में ही ले दिए। अब मामला जो है वो असल में पांचवी सीट को लेकर फंसा है, जहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने इस सीट के लिए भाजपा नेता शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद के एडी सिंह मैदान में है। इसी सीट को लेकर दोनों खेमों में जोड़ तोड़ और रणनीति तेज हो गई है और सब अब बस यही उम्मीद जता रहे हैं कि उनका उम्मीदवार जीत जाए। बता दें कि वोटिंग से पहले दोनों गठबंधनों ने अपने विधायकों को पटना भी बुला लिया है। महागठबंधन के विधायक एकजुटता बनाए रखने के लिए होटल पनाश में ही ठहरे हुए हैं और रविवार को एनडीए में भी लगातार बैठकों का दौर चला। कई मंत्रियों और नेताओं के आवास पर रणनीति बैठक कर विधायकों को मतदान की प्रक्रिया और एकजुटता का संदेश दिया गया है। यानी कि कुल मिला के सारे तरीकों से ये तय किया जा रहा है कि आखिर वहां जाके कोई भी नेता ना बदले। अब वहीं अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और बीजेडी दोनों ही 2-2 सीटें हासिल करेंगी। राज्य बीजेपी प्रमुख मनमोहन सामल, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश कुमार और संतृप्त मिश्रा बीजेडी नेता हैं, जिनका निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन अभी भी 2 उम्मीदवार चौथी सीट के लिए मुकाबला कर रहे हैं। उड़ीसा विधानसभा के आंकड़े साफ ये बताते हैं, उनसे साफ पता चलता है कि 147 सदस्यों वाले सदन में एक राज्यसभा सीट पक्की करने के लिए 30 वोटों की उन लोगों को जरूरत है। बीजेपी के पास अभी 69 सीटें हैं और उसे 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा, जिससे उसके पक्ष की कुल संख्या 82 हो जाती है। नतीजन
बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की लग रही है, जिससे पार्टी के पास 22 वोट ज्यादा बचेंगे। लेकिन तीसरे उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए बीजेपी को 8 और वोटों का इंतजाम करना होगा, तभी जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेडी की बात करें तो बीजेडी के पास 48 सीटें हैं, जिससे उसके एक उम्मीदवार की जीत आसानी से पक्की मानी जा रही है। और अगर कांग्रेस के 14 विधायकों और सीपीएम के एक विधायक को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बढ़कर 33 हो जाती है, जो जीत के लिए जरूरी वोटों से 3 ज्यादा है। इसीलिए उनको लगता है कि यहां वो जीत सकते हैं। बीजेपी समर्थित दिलीप रे को जीत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दूसरी तरफ के 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। और सूत्रों के मुताबिक उनकी नजर कांग्रेस के 14 विधायकों और बीजेडी के कुछ विधायकों पर है। उनको ये उम्मीद है कि उनमें से कुछ उनको वोट डाल सकते हैं। अब अगर उड़ीसा के बाद हरियाणा की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। राज्य विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिनमें से 48 बीजेपी के पास है। आईएनएलडी के 2 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है, जिससे उसके पक्ष की ताकत बढ़कर 53 हो गई है। एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में अपने आधिकारिक उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत पक्की करने के बाद बीजेपी के पास 22 वोट ज्यादा होंगे। वहीं कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं और वह आसानी से अपने उम्मीदवार करमवीर बोध की जीत पक्की कर लेगी, जिससे उसके पास 6 वोट ज्यादा बचेंगे। अब अगर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करके राज्यसभा चुनाव का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। नांदल को जीतने के लिए 9 वोटों की जरूरत है, जो कांग्रेस सदस्यों की क्रॉस वोटिंग के बिना नामुमकिन है। तो वो उनकी जो उम्मीदें हैं वो क्रॉस वोटिंग पे ज्यादा टिकी हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेज दिया है। जिन 6 विधायकों ने ये यात्रा नहीं की, उनमें विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट, कुलदीप वत्स, मोहम्मद इलियास, परमवीर सिंह और चंद्रमोहन बिश्नोई शामिल हैं। यानी कि बाकियों को हिमाचल भेजने का बस यही कारण है कि वो एकजुट रहें और वो बदले ना। इन विधायकों ने यात्रा ना करने के अपने कारणों की जानकारी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को पहले ही दे दी है। इसका मतलब ये है कि जब 16 मार्च को बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में मतदान होगा तो नतीजों में एक से ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम भी अब देखने को मिल सकते हैं। अब आज शाम जब मतपेटियां खुलेंगी तो नतीजे केवल विजेताओं के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि भविष्य के गठबंधन और क्षेत्रीय राजनीति की नई दिशा भी तय करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन विधायकों को दूसरी जगह भेज दिया गया है, ये सोच के कि वो एकजुट रहे, क्या वो वोट वहीं देंगे जहां पे तय किया गया है, या फिर क्रॉस वोटिंग के कारण परिणाम बदल जाएगा? जैसे कि मैंने आपको पूरा समीकरण अब समझा दिया है, उस समीकरण के हिसाब से अब आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा? क्योंकि कुछ विधायक जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ अलग जगह पे शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है उन्होंने शिफ्ट होने से मना कर दिया है। तो क्या ये भी एक संदेश है, ये भी एक संकेत है कि वो वोट कहीं और भी डाल सकते हैं? तो खैर, अब शाम को नतीजा सामने आ जाएगा और जब नतीजा आएगा तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार है जो अपनी सीट पक्की कर सकता है, कौन बाजी मार सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और ऐसी ही राजनीति की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।